हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे न्यू क्लास। आफ्टर 15-16 दिन हो गए लगभग हमको क्लास नहीं आई थी। तो आप सभी को मैंने जैसे बताया था कि मैं बाहर गया था और आज से अपनी क्लास फिर से कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला गुणित अनुपात का नियम, कक्षा 11 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का। ठीक है, और चैप्टर 1 चल रहा है हमारा, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। और आज के गुणित अनुपात का नियम जो टॉपिक है इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक बातें करेंगे, जैसे कि शुरू करते हैं। कुछ तत्वों के भार एक से अधिक अनुपातों में परस्पर संयोजित होकर भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं। संयोजित होकर यानी कि हमने एक और एक को जोड़ा, वो आपस में संयोजित हो गए और वो जुड़कर क्या बन गए, दो बन गए। हमने एक और एक को जोड़ा और वो आपस में संयोजित होकर जुड़कर वो क्या बन गए, दो बन गए। इसी प्रकार से कुछ तत्व होते हैं जो एक से अधिक अनुपातों में होते हैं और फिर वो अपने परस्पर जुड़कर संयोजित होकर भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं, यानी कि एक एक दूसरे में प्लस होकर वो जुड़कर भिन्न यौगिक तैयार करते हैं, अलग अलग प्रकार के यौगिक, जिनमें जो तत्वों के भार की जो संख्या होती है वो अधिक हो जाती है फिर उसके बाद में जुड़ने के बाद में। ठीक है, तो ऐसे कुछ यौगिकों के संगठन के आधार पर डाल्टन ने एक नियम प्रतिपादित किया। इसके अनुसार डाल्टन क्या कहता है, सुनते हैं इसको। डाल्टन कह रहा है कि जब दो तत्व परस्पर संयोग कर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, डाल्टन कह रहा है कि जब दो कोई तत्व हो गए और वो परस्पर संयोग कर यानी कि आपस में जुड़कर एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, तो उनमें से एक तत्व के भिन्न भिन्न भार, किसी एक तत्व का जो भार है वो भिन्न भिन्न है यानी कि डिफरेंट है, जो दूसरे तत्व या के निश्चित भार से संयोग करते हैं, परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। इसे ही गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। गुणित अनुपात का नियम कैसे कहते हैं, यानी कि कोई दो तत्व हो गए और वो आपस में जुड़कर एक से अधिक संख्या में वो क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो उनमें से एक तत्व जो होता है उसका भार क्या होता है, डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है। लेकिन जो दूसरा तत्व जो होता है वो एक या तो एक निश्चित भार से संयोग करते हैं या फिर परस्पर सरल अनुपात में होते हैं, तो इसे ही गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कुछ बातें। सबसे पहला उदाहरण है, कार्बन तथा ऑक्सीजन परस्पर संयुक्त होकर आपस में जुड़कर दो पृथक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जिनमें तत्वों के भार का अनुपात भिन्न है। समझिए यहाँ पर, तो हमारा उदाहरण कह रहा है कि कार्बन तथा ऑक्सीजन परस्पर आपस में जुड़कर दो पृथक यौगिक बनाते हैं, यानी कि कोई दो नए यौगिक तैयार करते हैं। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार करते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करते हैं, जिनमें तत्वों के भार का अनुपात क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे CO, कार्बन का भार कितना है, 12 होता है और ऑक्सीजन का भार 16 होता है, यानी कि इनमें जो भार की संख्या जो है दोनों के अलग अलग है, यानी कि भिन्न भिन्न अनुपात में है। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें कार्बन का भार 12 है लेकिन ऑक्सीजन का भार क्या है, 32 है। तो ये भिन्न भिन्न। अब नीचे एक लाइन लिखी है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अब देखिए, कार्बन के एक निश्चित भार यानी कि कार्बन का कोई एक निश्चित भार है लगभग 12 ग्राम, यानी कि कार्बन का भार कितना है, 12 ग्राम है। तो कार्बन के एक निश्चित भार से संयुक्त होने वाली ऑक्सीजन के भारों में 16:32, यानी कि जो ऑक्सीजन का भार है वो कितना है, 16:32 में, अर्थात 1:2 का सरल अनुपात है। यानी कि इसको जब एक सरल अनुपात में हम डिवाइड करेंगे या फिर रखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात पूरी क्लियर होगी। अभी हमने जो उदाहरण समझा, ठीक है, ये आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि कार्बन तथा ऑक्सीजन जुड़कर एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, जो कि कार्बन का भार कितना होता है, 12 होता है और ऑक्सीजन का भार 16 होता है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, CO2 बनाते हैं, तो 12 कार्बन का भार होता है और ऑक्सीजन का भार 32 होता है। लेकिन कार्बन के एक निश्चित भार से संयुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन के भारों में क्या होती है, 16:32 में होती है। दोनों में अलग अलग है, दो यौगिक बन रहे हैं तो दोनों में डिफरेंट कितना है, अनुपात में क्या क्या फर्क है, देखिए दोनों डिफरेंट है, 16:32। यानी कि जब अब देखिए 16:32 कैसे हुआ वो समझ लीजिए। इसको हमने सरल किया, 1:2 आया। कैसे आया, देखिए 16 एकम 16 और 16 32, तो 1:2 इसका सरल अनुपात है। ठीक है, समझ गए इस बात को, पूरा पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन किस किस के साथ में जोड़कर क्या क्या बनाती हैं, और यह ऑक्सीजन जो होती है वो किसी अन्य तत्व के साथ में जुड़ती है तो ऑक्सी या फिर ऑक्साइड, दो तरह के तत्व तैयार करती है। ठीक है,
जिसमें यहाँ पर नाइट्रोजन का बार भी हमें लिखना है, ध्यान में रखना है, और ऑक्सीजन का बार भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऑक्सी या ऑक्साइड में जब बात करें तो N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, N2O2 डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है, 2 संख्या लग गई यानी कि वो डाई हो गया। N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन जो है वो 3 है तो ट्राई ऑक्साइड हो गया। फिर N2O4 यानी कि टेट्रा ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड यानी कि डाई नाइट्रोजन 2 है तो डाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 4 है तो टेट्रा ऑक्साइड हो गया। इसमें नाइट्रोजन का बार कितना है, सभी में 28 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर N2O5 हो गया यानी कि ऑक्सीजन कितना है, 5 है, तो ये हो गया डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। एक हो गया तो ऑक्साइड, 2 हो गया डाई ऑक्साइड, 3 हो गया तो ट्राई ऑक्साइड, और 4 हो गया तो टेट्रा ऑक्साइड, और 5 हो गया तो पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। क्लियर हो गया होगा बात। अब देखिए ऑक्सीजन की बात करें तो 16 × 1 16, 16 × 2 32, और 16 3 48, 16 चौक 64, और 16 पंचे 80। ये हो गया 16 का एक तरह से टेबल, ठीक है। ये पांचों की बात हो गई, ठीक है, जो हमने शुरू से पढ़ा, तो ये पांचों आ गए। यहाँ तक पेंटा ऑक्साइड तक पांचों की बात होगी। तो जो पेंटा ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन का बार कितना है, 80 है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उदाहरण गुणित अनुपात के नियम को और भी अधिक स्पष्ट करता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग कर 5 विभिन्न ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि हमने टेबल से पहले यानी कि हमने यहाँ पर देख रखा। अभी हमने जो टेबल से पहले यानी कि बाद, ये जो लाइन है इसलिए मैंने टेबल से पहले लिख रखा है, क्योंकि ये लाइन जो है ये आपको, ये जो अभी हमने ये जो टेबल देखी ना, ये वाली इससे पहले लिखनी है, ठीक है। ये लाइन जो है, ये जो हमने पैराग्राफ लिखा है, इसको लाइन इस टेबल से पहले लिखना है, ठीक है। तो इसको समझ लो एक बार। तो अभी हमने जैसे 5 विभिन्न ऑक्साइड बनाते हैं, हमने देख लिया कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड हो गया, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड हो गया, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड हो गया, और डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड हो गया। ये 5 तरह के विभिन्न ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये लाइन आपको टेबल से पहले लिखनी है। अब देखिए निचली जो लाइन है अगली, वो टेबल के बाद में लिखनी है। उसमें क्या लिख रखा है इसको समझ लीजिए एक बार, इस बात को पूरी क्लियर कर देते हैं। अतः नाइट्रोजन के एक निश्चित बार यानी कि 28 ग्राम, नाइट्रोजन का बार कितना था, सभी में 28 था। तो नाइट्रोजन के एक निश्चित बार से संयुक्त होने वाले ऑक्सीजन के विभिन्न बार कितने आए थे, 16 आया था, 32 आया था, 48 अनुपात 64 अनुपात 80 आया था। तो इसको अगर सरल अनुपात में लिखना चाहे तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात और 5 का सरल अनुपात प्रदर्शित करता है। ये लाइन आपको टेबल के बाद में लिखनी है, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा उदाहरण, नंबर 2 उदाहरण। नंबर 2 उदाहरण क्या है, इसको समझ लेते हैं पूरी बात को। नंबर 2 उदाहरण है, 4 हाइड्रोकार्बनों में कार्बन व हाइड्रोजन का निम्नलिखित संगठन पाया गया है। यानी कि जो कार्बन है वो हाइड्रोजन दोनों में अलग अलग 4 हाइड्रोकार्बनों में अलग अलग संगठन पाया गया है। कितना कितना है, तो नंबर 1 जो कार्बन है उसमें 75% का, नंबर 1 जो हाइड्रोकार्बन है उसमें 75% कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है, 25%। दूसरा है 80% और 20%। तीसरा है 85.7% और जो हाइड्रोकार्बन है हाइड्रोजन है वो है 14.3%, ठीक है। अगला बात करते हैं। और जो चौथा है वो कार्बन और नाइट्रोजन कितना, कार्बन और हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो 92.3% कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है, 7.7%, ठीक है। स्पष्ट कीजिए कि यौगिक गुणित अनुपात के नियम का पालन करते हैं या नहीं। ये जो 4 तत्व हैं, जो 4 हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का निम्नलिखित संगठन पाया गया था जो अभी हमने देखा, उसको स्पष्ट कीजिए कि यौगिक गुणित अनुपात का नियम इसमें इसकी पालना हो रही है या नहीं हो रही है। आइए इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर सिंपल से प्रोसेस है उसको अप्लाई करना है और इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। सबसे पहली लाइन यहाँ पर जो लिखनी है वो लिखनी है कि इसमें अ में जो हमारा अ था उसमें अ में 75 ग्राम कार्बन और 25 ग्राम हाइड्रोजन से युक्त है। अभी हमने जैसा देखा हाइड्रोजन संयुक्त है यानी कि जुड़ी हुई है, संयुक्त है, ठीक है।
दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको लिखना है, वो लिखना है कि ब में 80 ग्राम कार्बन, ब में 80 ग्राम कार्बन और 20 ग्राम हाइड्रोजन है। ठीक है, 20 ग्राम हाइड्रोजन संयुक्त है। ठीक है, स में या फिर स को बाद में करते हैं, एक बार स को छोड़ दीजिए, अ और ब को यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, इनको हल कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पर स को एक बार छोड़ देते हैं और यहाँ पर हल करते हुए लिखते हैं कि चूंकि का निशान लगाते हुए कि 1 ग्राम कार्बन, कितना, 1 ग्राम कार्बन से संयुक्त होगी, से संयुक्त होगी 1 ग्राम कार्बन से संयुक्त होगी 20/80 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, ये प्रोसेस अप्लाई करते हुए आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अतः 75 ग्राम यहाँ पर लिख रखा है, देख लेना। ठीक है, कुछ भी बाहर से नहीं है। तो 75 ग्राम कार्बन 20/80 इंटू 75/1 बराबर, इनको जब आप काटोगे तो इनका आंसर आएगा, वो आएगा 18.75 ग्राम, 18.75 ग्राम हाइड्रोजन से संयुक्त हैं। 18.75 ग्राम, ये देखिए आपको नहीं दिख रहा था, सॉरी, अब दिख रहा है। देखिए 18.75 ग्राम, 75 ग्राम, यहाँ 18.75 ग्राम से हाइड्रोजन संयुक्त हैं, हाइड्रोजन संयुक्त हैं। ठीक है, ये हो गया अ और ब सॉल्व। ठीक है, सेम इतना सा प्रोसेस है, बस अ और ब को हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं हम स की। किसकी बात करते हैं? स की। चलिए स को लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर स क्या कहना चाह रहा था हमारा, तो ये रहा हमारा स। अब स को लिखते हुए लिखिए यहाँ पर कि स में 85.7 ग्राम कार्बन, 85.7 ग्राम कार्बन, 14.3 ग्राम हाइड्रोजन संयुक्त हैं, हाइड्रोजन संयुक्त हैं। ठीक है, ये लिख दिया। अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखते हुए सबसे पहले लिखना, चूंकि 1 ग्राम कार्बन से संयुक्त होगी, 1 ग्राम कार्बन से संयुक्त होगी, 1 ग्राम कार्बन से संयुक्त होगी बराबर 14.3/85.7 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, ये लिख दिया। अब करना क्या है, नेक्स्ट वही प्रोसेस ऊपर वाला जो हमने फर्स्ट में सॉल्व किया उसी को अप्लाई करो फिर से। अतः 75 ग्राम, अतः 75 ग्राम कार्बन, अतः 75 ग्राम कार्बन 14.3/85.7 इंटू 75/1, तो कितना आएगा 12.51 ग्राम। ठीक है, तो 12.51 ग्राम हाइड्रोजन संयुक्त हो, हाइड्रोजन से संयुक्त होती हैं या फिर संयुक्त हैं, संयुक्त हैं। ठीक है, ये हो गया स बिल्कुल सॉल्व। ठीक है, बात यहाँ पर, यहाँ तक जो हमने प्रोसेस अप्लाई किया
वो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब देखिए स के बाद में बढ़ते हैं द की तरफ। ये हमने लिख दिया द, ठीक है। द में क्या करना है कि जो हमने हमें वहाँ पर दे रखा है वही लिखेंगे। तो 92.3 ग्राम कार्बन, 92.3 ग्राम कार्बन 7.7 ग्राम हाइड्रोजन से संयुक्त है। हाइड्रोजन से संयुक्त है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर फिर से वही अप्लाई करो प्रोसेस। चूंकि 1 ग्राम कार्बन में 1 ग्राम कार्बन से संयुक्त होगी बराबर 7.7 ग्राम बटे 92.3 ग्राम इंटू 75/1, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर बराबर में जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 6.26 ग्राम हाइड्रोजन संयुक्त हैं। ओ ये यहाँ पर गड़बड़ होगी, चलिए 6.26 ग्राम हाइड्रोजन संयुक्त हैं, ठीक है। ये लिख दिया। ये हमारा 10 सॉल्व हो गया। अब लास्ट में एक लाइन और लिखनी है, वो लिखनी है यहाँ पर हम लिखते हैं इसको। लास्ट में लाइन क्या लिखनी है वो लिख दो। अतः हाइड्रोजन के बाहर जो 75 ग्राम से संयुक्त 75 ग्राम, सॉरी यहाँ पर कार्बन करते हैं, 75 ग्राम कार्बन से संयुक्त होते हैं क्रमशः 25 ग्राम, 18.75 ग्राम, ठीक है। फिर लिखना है 12.51 ग्राम, ठीक है। अगला लिखना है यहाँ पर एवं 6.26 ग्राम, ठीक है। और इनमें जो आप यदि इनको सरल अनुपात में लिखोगे तो सरल अनुपात करके लिख देना 4:3:2:1, ठीक है। कुछ इस तरीके से। बस आपका जो ये गुणित अनुपात का नियम वाला जो उदाहरण थे वो हमने अब यहाँ पर पूरे क्लियर कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस था, ठीक है। आई होप जितना भी अभी तक पढ़ा सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम अगली क्लास में तुल्य अनुपात का नियम, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, इसको बात करेंगे और इसको समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।